जिस्म कैद करती है वो जान छोड़ देती है, वाह, मूल मूल रखती है लगाम छोड़ छोड़ देती देती है। है। वाह वाह वाह। जाने जा तुझे पता नहीं महाज़ इश्क में बेवफाई होंठ पर निशान छोड़ देती क्या है। बात है। वाह, फैमिली में कोई ऐसे चिल बुआ नहीं होती हाँ, मतलब वही वाइब देती है वही शुरू वाइब से। देती है, हाँ। कि यार मतलब इनके साथ कुछ भी कर ले, बूढ़ों के साथ नहीं बैठेंगे। मतलब जब सब औरतें एक जगह चुगली करेंगी हमारे साथ आके खेलेंगी, किस्से सुनेंगे हमसे, तो वैसी वाली वाइब आती है। बिल्कुल ऐसे ही। एक हाँ काजल यार, बेचने क्या? वाला आता था, कहता था कि ये काजल अंग्रेज लगाते हैं, कभी अंधा अंग्रेज देखा है? क्यों? क्योंकि ये काजल लगाता है। मैं एक बात बताता हूँ कि आप ना किसी न्यूज़ चैनल का इंस्टाग्राम खोल के देखिए, हाँ, उसमें वो खबरें जहाँ आती हैं कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज कर ली थी और लड़की को मार दिया, लड़के को मार दिया, उसके कमेंट बॉक्स में जाइए आप कहेंगे कि समय रैना भगवान है। वहाँ जो लोग पब्लिकली कमेंट कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे कमेंट हैं कि मैं पढ़ के मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसा ही है। मैं डर जाता हूँ। मतलब मैंने बहुत सारा हॉरर देखा हुआ है, लेकिन वो जो कमेंट बॉक्स है ना, वो मैं ब्लॉक करना पड़ता है मुझे कि ये पोस्ट मुझे ना दिख जाए। हाँ, और गालियाँ तो कहानी सुनी जाती है। अगर आप बस स्टैंड पे भी बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, वहाँ पे कोई आदमी फ़ोन पे बात करता हुआ दिख जाएगा, तो वहाँ पे आपको कानों में 10 गालियाँ आपको हर 10 मिनट में सुनने को मिल ही जाएंगी, भाई गुजरते हुए, इधर उधर आते हुए। लाइफ में वो जैसे हमारे माइथोलॉजी में कहते हैं ना, शिव जी जो है अपने लिए कुछ नहीं रखते, सब परिवार को बांट देते हैं। ऑटो वाला अपने लिए कोई सीट नहीं रखता, सब बांट देता ये कभी ऐसे तो वो चलाएगा। उठा देता है, कभी कभी तो हम मुझे पकड़ा दिया था यार कि आप पकड़ो। मेरा हाथ नहीं पहुंचा है, ऑटो के बाहर खड़ा था मैं। कह रहा है कि आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, अजीब ही ऑटो वाले भी ऐसे हैं। मतलब आगरा के तो ऑटो वाले बहुत खतरनाक है, ऑटो रिक्शा वाले भैया। ये हरियाणा से कुछ लोग थे, मैंने वो ऑटो किया, पीछे बैठा था, उन्होंने कहा कि 3-4 सवारी और है, रास्ते में ताजमहल पे उतार के चल दूंगा। तो मैं आगे बैठ गया, वो 3 पीछे। और हरियाणा से तो वो अपने आप को तो मतलब वो थोड़ा बन रहे, और भाई कब से चला रहा है ऑटो और ये वो फलाने, वो चुपचाप बैठा रहा। तो मैंने कहा इनको कहाँ छोड़ोगे? तो कहता है ताजमहल पे छोड़ूंगा। तो मैंने कहा आज तो ताजमहल बंद रहता है। कहा, इनको थोड़ी पता है। भैया 300 रुपये लिए उसने, अरे मुश्किल से 2 किलोमीटर के, और बाद में वो यही बोल रहा है कि बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे थे। 300 रुपये में किसी मस्जिद के आगे उतारा है, बोल रहा आगे ताजमहल का रास्ता है, निकल जाना। और उस दिन बंद था ताजमहल। इतने बदमाश हैं। ऑटो वाले जो है ना, स्थानीयता का बहुत फायदा उठाते हैं। मतलब उनको सब जानकारी होती है, हाँ, और उनका कॉमन सेंस भाई मतलब एवरेज मैन से ज्यादा होता है। मुझे ऐसा ही लगता है कि उनको पता है कि आप यहाँ के लोकल नहीं हो तो आपको क्या करना है, लोकल हो तो आपके साथ किस तरह का वो करना है। तो अच्छा, बिठाते भी हैं आगे, जैसे 4-5 लोग आगे बिठा के चले। मैं तो खुद जा रहा था भैया, पीछे बैठा हुआ था, आगे 4 लोग बैठे हैं लटक के ऐसे, और अलाउड नहीं है आगे बिठाना, फिर भी 4 बैठे, और वो बैठता है बिल्कुल साइड में ऐसे टेढ़ा यूं, ये उसका वो है। तो ट्रैफिक पुलिस मिली तो उसने हैंडल ही छोड़ दिया। अब पुलिस नहीं समझ पा रही चला कौन रहा है इन्हें वैसे। हाँ, वो जैसे हमारे माइथोलॉजी में कहते हैं ना, शिव जी जो है अपने लिए कुछ नहीं रखते, सब परिवार को बांट देते हैं। ऑटो वाला अपने लिए कोई सीट नहीं रखता, सब बांट देता ये कभी ऐसे तो वो चलाएगा। उठा देता है, कभी कभी तो हम मुझे पकड़ा दिया था यार कि आप पकड़ो। मेरा हाथ नहीं पहुंचा है, ऑटो के बाहर खड़ा था वो, तब भी कह रहा है कि आ जाओ, आ जाओ। अरे यार, खैर दोस्तों, बातचीत तो होती रहती है। हम हाजिर हैं 5वीं किस्त लेकर द काम शो की। पिछले पॉडकास्ट को भी आपने बहुत प्यार दिया, मिलियन से कुछ ही कम है, और भी इस पॉडकास्ट को भी आप उससे ज़्यादा ही प्यार देंगे, ऐसी मेरी आशा है। दोस्तों, आज जैसे मैं जानता हूँ हमारे जो दाई तरफ बैठे हैं, कुशल भाई हमेशा बाई तरफ बैठते हैं, आज दाई तरफ हो गए, क्योंकि बालमोहन भैया का लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है। इसलिए मैं इधर बैठा हूँ। अच्छा, ये चीज़ें तो मैंने देखी हैं कि आदमी जो है, जो आर्टिस्ट बन जाता है, तो ये ध्यान रखता है लेफ्ट राइट प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें। हाँ यार, मुझे भी बाद में पता लगा भैया कि इंसान सिमेट्रिक नहीं होता, दोनों तरफ से अलग अलग दिखता है। कुछ लोग होते हैं जो हर तरफ से एक ही जैसा लगते दिखते हैं। अरे नहीं, कोई नहीं भैया, इट्स ओके। ये तो अच्छी बात है यार। हाँ, अच्छी बात है। जो हमारी बाई तरफ बैठे हैं बालमोहन भैया, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, और आज उनके साथ हम बातें करेंगे, शायरी पे बातें करेंगे। आजकल जो बढ़िया किस्से चालू हैं, कमेंट्रीज चालू हैं, उन पे भी बात करेंगे। भैया कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। अच्छा, मैं ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोट पढ़ा कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी मेमोरी नहीं होती। तो जैसे समय रैना का आप केस ले लीजिए, तो समय रैना अब एकदम से वो कमबैक स्टोरी बन गई है, अब एकदम से वो एक वो ना स्ट्रगल से आने वाली स्टोरी बन गई है। और यही 1 साल पहले ये स्टोरी एकदम ही ट्रेजिक थी, मतलब विलन, मतलब सोशल मीडिया का सबसे बड़ा विलन था वो। तो पब्लिक ओपिनियन की तो मेमोरी नहीं होती है। बिल्कुल यार,
ये दुनिया हमेशा स्टोरीज पे ही चलती है। मतलब आज से 100 साल पहले एक कहानी कोई चलती होगी ऐसी, मतलब समाज इस बात पे राजी था कि औरतों को घर में रहना चाहिए, ये सब मतलब पैरामीटर्स थे समाज के। जो औरत थोड़ा सा लाइन क्रॉस करती थी तो उसको कह देते थे कि ये फैमिली फेल हो गई है। लेकिन आज जो औरतों को घर में रखता है वो उसको एक तबका है जो मानता है कि वो फेल हो गया, मतलब जो लड़की नहीं पढ़ा रहा। तो ये बदलती रहती हैं। और ये पूरी जो आपने कहा ना स्टोरीज, सबसे ज़्यादा स्टोरीज चलती हैं। सबसे कामयाब इंसान स्टोरी टेलर है आज की डेट में, चाहे वो साबुन बेच रहा हो या अपना इकोनॉमी बेच रहा हो, अपना बैंक बेच रहा हो, अपनी पार्टी बेच रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरी जो सबसे अच्छी बना दे कहानियाँ। और ये देखो जो गांव में जो सपेरे आते थे, जो जादू दिखाने वाले आते थे, कितनी सुंदर सुंदर कहानियाँ। और चूरन बेचने वाले, हाँ मतलब जो बसों में चढ़ के सुबह आपका पेट साफ नहीं होता, 2-2 बीड़ी पी जाते हैं, लीजिए कायम। एक काजल बेचने वाला आता था, कहता था कि ये काजल अंग्रेज लगाते हैं। कभी अंधा अंग्रेज देखा है? क्यों? क्योंकि ये काजल लगाता है। तो ये कहानी है। एक आता था, दाद खाज फोड़ा फुंसी अकौता छाजन का जानी दुश्मन, नौसाद मरहम, एक बार ले जाइए। उससे पूछ लो ना कि मेरा हाथ कट गया, हाँ उसमें भी काम करेगा। ऐसी एक जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट एक नॉवल है दोस्तोयेव्स्की की, हमने वीडियो भी करी थी, बहुत पसंदीदा नॉवल। तो उसका जो कैरेक्टर है रास्कोल्निकोव भैया, वो एक रियल कहानी से इंस्पायर है, आपको पता है? हाँ उसमें लिखा है उसने। हाँ, पियरे फ्रांसिस लेक्नेर नाम था उसका। तो ये तो कातिल था, मतलब मर्डरर था, बर्गलरी चोरी चकारी करता था। इसने एक जगह जाके जीन शाद्रो नाम का आदमी था, उसका कत्ल किया था। और उसकी बूढ़ी माँ जो बिस्तर पर लेटी हुई है उसको जाके इसने कुल्हाड़ी से मारा था। लेकिन ये फिर आदमी स्मार्ट था, पोएट था, वो कवि था। तो उसको पता था कि भले ही मैंने काम गलत किया लेकिन मैं खुद को वो कर दूंगा, अगर मोरली राइट और मोरली एकदम सही साबित कर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। और हुआ वैसे ही। वो ट्रायल्स में जाके ऐसे ऐसे बयान देता था, आई किल पीपल लाइक आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाइन। मैं लोगों को ऐसे मारता हूँ जैसे मैं शराब का एक ग्लास पी रहा हूँ। उसने बोला कि ये जो दुनिया है ये अमीरों की दुनिया है। ये मतलब ऐसे कुछ तरक्की, अमीर शोषण करते हैं तो अमीरों को मारना गलत नहीं है। अरे भाई, तो उसने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिए, सिंपैथी बटोर के, और वो स्टार बने। उसका जो ट्रायल्स होता था तो फ्रांस की जो औरतें होती थी वो जाती थी ट्रायल्स देखने, लव लेटर्स लिखना। और इवन अच्छा उसने अपना कैरेक्टर इतना निभाया कि तब फ्रांस में वो सज़ा दी जाती थी, गिलोटीन वाली सज़ा, जो सर कट जाता है। तो वहाँ तक भी वो पूरे थिएट्रिक्स आदमी कर रहा है कि वो मरने के पहले एक बार ऊपर देख रहा है, फिर डायलॉग बोल रहा है जो ऊपर ब्लेड लटक रही है, फिर वापस ऊपर देख रहा है। तो ऐसे करके, तो जब आप किसी भी चीज़ को एक कहानी दे देते हैं ना, फिर आप उसका मतलब बदल सकते हैं, सही या गलत का। बिल्कुल ऐसे। हाँ, उस नोवेल में भी यही होता है। हाँ, उसने मर्डर कर दिया लेकिन पूरे नोवेल में वो जस्टिफाई कर रहा है खुद को। हाँ, मैंने क्यों किया, कि मतलब मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, वो औरत तो इतनी एविल थी, वो सबका बुरा करती थी, सब उससे परेशान थे, मैंने तो मार के समाज का भला किया। तो ये क्वेश्चन उठाता है कि जो नेपोलियन जैसे लोग थे या हिटलर जैसे लोग थे, उन्होंने भी एक रीजन की वजह से किसी को मारा था जो उनके दिमाग में सही था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो क्या आप एक गलत काम करने से एविल बन जाते हो, बाकी 100 अच्छे काम करो उसके बाद भी, या एविल इज एविल? फॉर एग्जांपल जैसे आज के डेट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रेप चार्जेस हैं उनके ऊपर, मर्डर चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन वो 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं फॉर एग्जांपल। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया कि मतलब लोगों को भला किया, बाकी काम भी किए, लेकिन ये भला भी तो करना है। तो इसमें मोरल ग्राउंड क्या होगा? तो ये क्वेश्चन उठता है। ये सब आंसर स्टोरी ही दे सकती है आपको। हाँ, कहानी, स्टोरी टेलिंग है, मतलब स्टोरीज ही बता सकती हैं आपको। जैसे दोस्तोयेव्स्की ने उस किरदार है रास्कोल्निकोव का, उसको लेक्नेर जैसी एंडिंग नहीं दी। लेक्नेर हम मरते दम तक उसके दिमाग में सही रहा, लेकिन रास्कोल्निकोव जो है वो उसको गिल्ट हो जाता है बाद में, और फिर वो साइबेरिया की सज़ा मिलती है, अलग अलग चीज़ें। नहीं, समाज के हिसाब से नहीं, दोस्तोयेव्स्की की जो पूरी राइटिंग है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एक फेमस लाइन है कि ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। तो मतलब वो कहता है कि हर तर्क पे, हर रीज़न पे, हर लॉजिक पे कुछ ऐसी चीज़ हावी है जिसको आप नाम नहीं दे सकते। डिविनिटी मानता है वो उसे, ब्यूटी को, उसके लिए डिवाइन पावर है। उसके प्रीफेस में उसने मतलब जो मैंने वर्जन पढ़ा उसके प्रीफेस में लिखा है दोस्तोयेव्स्की की एक कहानी कि उसको यूटोपियन था पहले दोस्तोयेव्स्की, उसको लगता था कि आइडियल वर्ल्ड बन सकता है रीजन के दम पे ये करके। तो उसको ना एक बार पकड़ लिया था रशियन गवर्नमेंट ने, उसके माथे पे बंदूक रख दी और कहा था कि 5 मिनट में आपको मार देंगे। तो उसने कहा था, जब पहले मुझे पता था ना कि 5 मिनट में मैं मरने वाला हूँ, तो मैंने सोचा था कि 2 मिनट अपने घर वालों के बारे में सोचता हूँ, 2 मिनट अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ, और 1 मिनट अपने बारे में या किसी के बारे में सोचूंगा।
लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया ना तो कहता है कि मेरा दिमाग ही घूम गया। सही बात है। तो मतलब उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ, हालांकि वो फेक एनकाउंटर वाला सीन नहीं था, किया था, डराने के लिए ही डराने था, के लिए था। लेकिन उसने कहा कि कोई रीजन काम नहीं कर सकता भाई, आप प्लान करके कुछ नहीं अचीव कर सकते कि मैं 15 साल में ये करूंगा, 20 साल में ये करूंगा, 30 साल में ये करूंगा। लॉजिक इज नथिंग। मतलब लॉजिकली आपको पता है कि ये मेरे लिए गलत है, 9 बजे तक सोना गलत है, मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो इतना पढ़ना पड़ेगा, मुझे ये अचीव करना है तो ये करना पड़ेगा, लेकिन आप क्यों नहीं कर पाते? ये कुछ तो पावर है, और उसको वो ब्यूटी कहता है, डिविनिटी कहता है। क्या बात। तो वो जो रसकोल्निकोव है वो कितने भी तर्क देता है अपने कि मैं तो बढ़िया आदमी हूँ भाई, मैंने तो बचा लिया भाई सबको, लेकिन लास्ट में फिर वो उसका सामने आता है। दोस्तों इसकी से दीपक दलाल दोस्तों अपनी औकात में आते हुए ये जो तुम सुबह 2 MB का कैमरा लेके क्या बढ़िया मजा आ रहा था यार बीच में एकदम से। मतलब समय रहना कीवर्ड है भाई। अच्छा दोस्तों इसकी नहीं है अभी, थंबनेल पे जाने वाला। थंबनेल पे जाने वाली चीज है। हाँ हाँ, समय रहना का मैंने देखा यार, स्टिल अलाइव, और कल उसका एक पॉडकास्ट भी देखा, स्टिल अलाइव तो मैंने भी देखा, चलचित्र टॉक्स वाला, वैभव मुंजाल वाला। कैसा रहा यार समय रहना का मुझे ऐसा लगता है ना, वो रियल आदमी है, ऑनेस्ट है, मतलब कि और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा वो कहता है कि मैं कैरेक्टर प्ले करते हैं लोग ज़्यादातर, लेकिन अगर आपका वो कैरेक्टर आपकी आइडेंटिटी से जितना पास है उतना अगर बना सको तो वो मुझे लगता है बड़ी अचीवमेंट है, वो फेक नहीं है। फेकनेस नहीं रहती। फिर कुछ लोग होते हैं कि ऑडियंस को क्या प्लीज करेगा वो बातें करो, कि माँ बाप की सेवा करो, 6 बजे उठ जाओ, ये कहना बहुत आसान है। तो रणवीर अलाहाबादी के साथ वही तो वो अपने शो में बताता है कि वेज खाने वाला नॉन वेज खाने वाला वेज खा सकता है, ये तो बहुत अच्छी लाइन पर वेज खाने वाला अगर नॉन वेज खाएगा तो वोमिट ही करेगा। उल्टी करेगा। और वही हुआ, जो इमेज वो तैयार करता रहा 8-10 सालों में, वो एक जोक की वजह से कह रहा कि 8 बार वो लाइन बोली थी, 7 बार तो मैंने हटा दी, 99% कीटाणु तो मैंने मार दिए थे। अच्छा, जैसे इसी से मैं एक वो चीज़ पूछूं ना कि कहाँ पे तय होगा आर्ट में, या तो तय होगा कि नहीं होगा, या फिर कहाँ तय होगा कि ये लाइन है, इसके ऊपर नहीं। जैसे वो उस पर इतना बड़ा कांड हुआ, इतना सब कुछ क्रिएट हुआ, मैं उसके अराउंड स्पॉट, उस लेटेंट के शो के अराउंड जो भी बयानात थे अपूर्वा के और रणबीर के, तो फिर वो कहाँ पे थिन लाइन होगी? क्योंकि अब वो थिन लाइन मिट गई क्या? अब वो जो उन्होंने किया था वो अब मिट गया क्या समय रैना के एक शो की वजह से? मैं एक बात बताता हूँ कि आप ना किसी न्यूज़ चैनल का इंस्टाग्राम खोल के देखिए, हाँ। उसमें वो खबरें जहाँ आती हैं कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज कर ली थी और लड़की को मार दिया, लड़के को मार दिया, उसके कमेंट बॉक्स में जाइए आप कहेंगे कि समय रैना भगवान है। वहाँ जो लोग पब्लिकली कमेंट कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे कमेंट हैं कि मैं पढ़ के मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है, मैं डर जाता हूँ। मतलब मैंने बहुत सारा हॉरर देखा हुआ है, लेकिन वो जो कमेंट बॉक्स है ना, वो मैं ब्लॉक करना पड़ता है मुझे कि ये पोस्ट मुझे ना दिख जाए। वहाँ पर लोग पब्लिकली अपना ये बयान दे रहे हैं, और जो वहाँ पर बात सोची भी नहीं गई होगी समय रैना के द्वारा वो बोल रहे हैं लोग, तो वहाँ पर किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। और एक पर्टिकुलर शो जिसका मूड ही वो है कि मूड ही मतलब कि ऑडियंस ही वो है कि वहाँ पर अनफिल्टर्ड बातें हैं, और रणवीर इलाहाबादिया के जिस बयान से वो पूरा मामला भड़का था, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसी बयान पे हुआ, क्योंकि उसके बयान के बाद सब आने लग गया था कि ये गाली भी देता है, बिल्कुल लंगड़ों का भी मजाक उड़ाता है। हाँ, चिंगारी थी। तो भाई समय रैना वो कितने साल से करता आ रहा था। आपकी भावना एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आके आहत होगी कि हमारे माँ बाप के बारे में कैसा बोल दिया। आप अपने दोस्त से मिलते हो तो उसको माँ की गाली देते हो कि नहीं देते? सही बात है, देते हैं ना। तो तब आपकी भावना आहत नहीं होती है। तो ये तो मुझे लगता है हिपोक्रेसी है। और गालियाँ तो कहानी सुनी जाती है। अगर आप बस स्टैंड पे भी बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, वहाँ पे कोई आदमी फ़ोन पे बात करता हो दिख जाएगा, तो वहाँ पे आपको कानों में 10 गालियाँ आपको हर 10 मिनट में सुनने को मिली जाएंगी भाई, गुजरते हुए, इधर उधर आते हुए लाइफ में। जैसे इसमें एक मैं फिर भी एक डेविल्स एडवोकेट बनूं, तो क्या फिर ये नहीं होता कि जो चीज़ें सार्वजनिक होती हैं वहाँ पे अलग चीजें करनी चाहिए? पर इनके शोज तो घर की बात तो चलो कुछ भी है, नहीं, इनके शोज तो कुछ भी है, इनके शोज बाकायदा एज रेस्ट्रिक्टेड हैं। चाहे यूट्यूब पे आप देखने के लिए जाओ, चाहे टिकट लेके जाओ, सार्वजनिक अगर हैं, मतलब ये सबसे बड़ा आया था कि आप इसको परिवार के साथ नहीं बैठ सकते, देख सकते हैं। तो सब हर परिवार के साथ करते हैं आप। सही बात है। सब मतलब परिवार जो परिवार बनाने की क्रिया ही परिवार से अलग होके होती है। बिल्कुल
क्या बात। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं यार कि दोस्तों के साथ जो जैसे आप बातें करते हैं, आप क्या परिवार के साथ वैसी बातें करेंगे? नहीं कर तो सकते। क्या आप दोस्तों के साथ गलत हो गए, एविल हो गए? बिल्कुल। बस उसके पास आपसे ज्यादा ऑडियंस है, हाँ। उसके पास आपसे ज्यादा व्यूअरशिप है और उसको गाली देने के पैसे मिल गए। मैं यहाँ पर बिल्कुल। किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और वो टू बी ऑनेस्ट, मतलब हैविंग सेड दैट, ये बात बहुत घटिया थी, मतलब हंसी वाली बात भी नहीं थी, और ये बहुत पुराना चुटकुला भी है जो हाँ, रणवीर पुराना इलाहाबादी ने चुटकुला, बोला था। हाँ, हाँ, लेकिन इसके बावजूद क्या गलती करने का हक नहीं है किसी को? हम्म, आपने गलती कर दी, क्या हो सकता, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हटवा देते आप, पूरा शो बंद करवा देना, एफआईआर करवा देना, चीफ मिनिस्टर आके करा। आसाम पुलिस भाई आसाम पुलिस आसाम के दंगे नहीं रोक पाती, मतलब वहां फौज को बुलाना पड़ता है। हाँ, उनको ये नहीं पता था अपूर्वा मखीजा लड़की है कि लड़का है। ओ भाई, सही में उन्होंने लिख दिया था मिस्टर अपूर्वा मखीजा। वो लोग इतना भड़क जाते हैं किसी मुद्दे पे बिना गैर बारात में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, तो मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये गलत है। अगर कुछ आपको लग रहा है कि ये गलत है, जैसे हमारे संविधान में, आईपीसी की धाराओं में, सीआरपीसी की धाराओं में ये है कि भारत न्याय संहिता में कि कुछ चीज़ें आप नहीं बोल सकते पब्लिकली, उस पे जुर्माना है, उस पे जेल है, उस पे सज़ा है, सब लिखा हुआ है। अगर उस कैटेगरी में आपको लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। सही है। इसमें क्या हिंसा बढ़ रही है? आप कह रहे मोरली करप्ट कर रहा है, तो मोरली करप्ट होने का फिर आप कहाँ लाइन रोकेंगे? फिर आप कर दीजिए कि घरों में बैठ के कोई गाली नहीं देगा, आज से कोई माँ बहन की गाली नहीं देगा उससे। आपने वो देखा, सेट देखा? कौन सा? हाँ मैंने देखा। कैसा लगा आपको? मुझे तो यार बहुत ग्रिपिंग लगा। सबसे अच्छी बात है एज अ स्टोरी टेलर मैं 1-1.5 घंटे वो तब बैठा रहा, मैंने वो पॉज नहीं किया वीडियो। तो ये सबसे बड़ी बात है। मतलब मैं जितना अनफोकस्ड हो जाता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, उस हिसाब से 1-1.5 घंटे का बैठ के देखना, तो इसका और मतलब इस बार स्टोरी टेलिंग पहली बहुत बार अच्छी है। समय रहना ओरिजिनल लगा, अच्छा, ओरिजिनल लगा। मतलब हाँ, ये भी है। वैसा लगा कि वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ जोक नहीं बोल रहा है बात, हाँ मतलब वो रियल में फील कर रहा है। और उसने मतलब सब कुछ कवर कर लिया। अपूर्वा मखीजा के लिए जो अभी भी स्टैंड लिया उसने, वो मुझे बहुत ब्रिलियंट लगा भाई, कि उसने कहा कि अगर दोबारा ऐसी बात उसने बोली तो मैं नहीं काटूंगा। सही बात है। और छोटी छोटी चीज़ों पे प्रेज करना, जैसे अगर राखी सावंत और दीपक कलाल खड़े हुए तो उस बात को भी हाँ, हो सकता है कि शायद वो एकदम छोटी सी बात हो, human, लेकिन वैभव मुंजाल के पॉडकास्ट में उसने बोला कि भाई मुझे दीपक कलाल के लिए कुछ करना है, क्योंकि ये खड़े रहे थे। राखी सावंत वाज द फर्स्ट वन कि जिसने आके ये बोला था हाँ कि पहले रेप ठीक करो फिर समय रैना को बोलना। हाँ बड़ी तो बात है वो। ये मतलब उसने फिर सबको लपेटा, मतलब कि सुनील पाल, मुकेश खन्ना, शक्तिमान भाई, ये मतलब हम शक्तिमान को देख के भूल गए, वो नहीं भूला। वो अभी भी लगता है कि शक्तिमान कोई हनुमान के बाद तीसरे नंबर का कोई दैवीय पुरुष है। शक्तिमान के बारे में अरे भाई तू एकदम घटिया आदमी है। तो मैंने सुना था वो बोल रहे थे कि ये हॉलीवुड वाले बहुत उछलते हैं, आयरन मैन है इनके पास, एक धातु का मैन होके वो इतना उछल रहा है, मुझमें तो 5 धातुएं थी। शक्तिमान के पास 5 धातुएं थी, बस एक्टिंग नहीं थी। एक्टिंग नहीं थी। ओ भाई, अरे यार सही। मार्वल की मूवीज देखते हैं? नहीं यार। अरे भाई। अच्छा, आशा जी का भी देहांत हो गया। आशा जी के साथ जो है हमारा गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड, एटलीस्ट जो सिंगिंग वाला, जो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी। हालांकि इतना दुखित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब बढ़िया जी की उन्होंने चली गई। बहुत अच्छा जीवन दिया है म्यूजिक को भी, और हम लोगों को इतने सारे गाने दिए हैं भाई 43 में पहला गाना गाया था, 43 में, मतलब, और लास्ट ईयर ओ लास्ट भाई। गाना, और लास्ट ईयर लास्ट गाना, मतलब 82-83 साल का उनका करियर है। साला इतना तो कोई जी जाए तो अचीवमेंट मान लेते हैं हमारे। 92 की थी अभी जब गई है, हाँ है ना 92। 10 साल में पहला गाना गाया था मराठी गाना, बताओ। 10 साल में पहले। मुझे तो आशा जी की पर्सनैलिटी बड़ी रिबेलियन लगी। मतलब जैसे आपने कहा था ना वो जेनजी का टर्म में बैडी, एकदम साला मतलब किसी की परवाह ही नहीं की। मुझे तो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग उनकी लाइफ लगती है भाई, कि 16 साल की उम्र में इमेजिन करो कि आपको किसी से प्यार हुआ और आपने कहा मुझे इस आदमी से शादी आपकी करनी है। बहन का सेक्रेटरी है, बहन का सेक्रेटरी है, हाँ। और आपसे 15-16 साल बड़ा है, मतलब आपकी लगभग दुगना है। आपने कहा मुझे इससे शादी करनी है, घर वाले कह रहे नहीं करनी है, आई डोंट गिव अ शिट, ओ भाग गई। मतलब कि उस डेट में, जब आज की डेट में लड़कियां इतना फैसला नहीं ले पाएंगी, उस टाइम पे ले लिया। आशा भोसले अनएजुकेटेड गर्ल फैसला लेके चली गई, 2 बच्चे हुए, तीसरा पेट में था, फैमिली ने कहा कि तुम हमारे घर की बहू गाना नहीं गाएगी, बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाओगे, आई डोंट गिव अ शिट, पति को छोड़ दिया, वापस आ गई, रूल द इंडस्ट्री। आर.डी. बर्मन उस टाइम का इतना बड़ा कंपोजर, उससे शादी की, बर्मन सरनेम नहीं लिया कि आई एम नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज आशा भोसले,
नॉट आशा भोसले बर्मन और एनीथिंग। मतलब अपनी पर्सनैलिटी उन्होंने बचाई। फिर और ये एटीट्यूड देखो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको ये लगता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। 2 महीने इंग्लिश की किताबें पढ़ी, कैसेट से इंग्लिश सीखी, इंग्लैंड में जाके रही कुछ महीने और इंग्लिश के एल्बम निकाल दिए। कितनी बड़ी बात है। मतलब क्या यार, एकदम ऐसा फैसिनेटिंग लगता है। जो काम नहीं आता वो सीख के कर लिया, कोई रिग्रेट नहीं। उस टाइम में मतलब मैं तो कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, स्क्रॉल का बहुत अच्छा आर्टिकल निकाला है उन्होंने। उसमें लिखा है कि वो जो विमेन डिज़ायर है, जो प्लेफुलनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, उसको पहली वॉइस जो दी थी वो आशा भोसले ने दी थी। मतलब आर डी बर्मन कहते थे कि लता मंगेशकर इज लाइक डॉन ब्रैडमैन, कि मतलब वो ही इज अ क्लासिकल बैट्समैन, तो वो ब्रैडमैन है लता मंगेशकर। लेकिन जो हमारे फील्ड की सॉबर्स है, ऑलराउंडर, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर आशा भोसले, कुछ भी करवा लो। मतलब कि कोई हेजिटेंट नहीं है वो। अच्छा, उनके साथ पहले ऐसा था कि दोनों बहनों की आवाज़ बहुत सेम थी, बहुत सिमिलर थी, तो उस और प्रोड्यूसर्स इसी में वो खा जाते थे कि अच्छा लता की भी सेम है, आपकी भी सेम है। कई बार ऐसा होता था कि किसी की कैसेट किसी के पास पहुंच गई, किसी की कैसेट किसी के पास। कई बार क्रेडिट का भी मसला हो जाता था कि किसी ने लता की जगह आशा डाल दिया, आशा की जगह लता। तो उन्होंने ये सोचा ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे तो काम नहीं होगा। तो वो बाकायदा उन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा, अपनी आवाज़ वेस्टर्न म्यूज़िक के जरिए उसमें ढाली और फिर गज़लें गाई और अलग तरीके से गाई। मतलब मेरा तो फेवरेट है, अगर मतलब मैं तो रेकमेंड भी करूँगा, आपने अगर नियते शौक भरना जाए कहीं, नासिर काज़मी की गज़ल है, वो उन्होंने गाई है और क्या अलग अंदाज में, क्या प्यारी गज़ल उन्होंने गाई है, एकदम बढ़िया। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी बढ़िया। एक बात जो आप स्टार्टिंग में भी कर रहे थे कि हम लोग एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर हमारी रियल लाइफ के कितने करीब है, तो हमें कोई दूसरा आर्टिस्ट टच नहीं कर सकता। तो जब ऐसे गाने आए ना, दम मारो दम या फिर मैंने होठों से लगाई जाम, वो मुझे नहीं लगता कि उसने आशा जी के अंदर का जो वो छिपी हुई जो रिबेलियस गर्ल थी उसको बाहर निकाला। वो कोई और दूसरा, वैसे ही सोचो ना कि जैसे अपने फैमिली में कोई ऐसे चिल बुआ नहीं होती, मतलब वही वाइब देती है आशा भोसले कि यार मतलब इनके साथ कुछ भी कर ले, बूढ़ों के साथ नहीं बैठेंगे। मतलब जब सब औरतें एक जगह चुगली करेंगी, हमारे साथ आके खेलेंगी, किस्से सुनेंगी हमसे, तो वैसी वाली वाइब आती है। बिल्कुल ऐसे। मतलब अभी करण औजला के साथ उन्होंने कॉन्सर्ट किया था यार, हुस्न मेरा तौबा तौबा गा रही थी स्टेज पे। अरे गोविंदा के साथ भी तो एक वो वीडियो गोविंदा देखी के साथ तो मतलब अब गाया था मोनिका और डार्लिंग। स्टिल और वो गोविंदा को कहती है कि तू और बाकी तो थिरक रही हैं गाते टाइम। भाई करण स्टार, मतलब कि जहाँ पर एक लता मंगेशकर ने कहा था कि मैं रैप को म्यूजिक नहीं मानती, या मतलब वहां पे डिमिनिश करके देखते हैं कि आज के आर्टिस्ट को। आशा भोसले सोचो ना यार, अभी तक लगी हुई थी, केवल एक्सप्लोर। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। अच्छा उस नए आर्टिस्ट के लिए कितनी बड़ी बात है कि यार आशा जी आ गई, वैलिडेशन मिल, उस आर्ट को वैलिडेशन मिल गया है कि कितने सिक्योर हो आप, कितने सिक्योर हो। मतलब करण औजला की ऑडियंस है, आशा भोसले को जानती भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। आशा भोसले जस्ट फॉर द गेम, जस्ट टू एंजॉय लाइव, कितने स्टेज में आके बिल्कुल सुन मेरा डांस भी करती है यार, बहुत क्यूट है वो लिटरली। मतलब आशा भोसले का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अरे यार मैंने किस्सा भी सुना, जावेद साहब सुना रहे थे, और नुसरत साहब का एक किस्सा है कि नुसरत साहब इंडिया आए थे, तो उन्होंने कहा था ना कि मेरे गाने लिखेंगे जावेद अख्तर, मतलब उनको भरोसा नहीं था राइटर्स पे यहाँ पे, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो वो कहते थे गाने मेरे जावेद अख्तर लिखेंगे, क्योंकि यही एक शायर बचे हैं आपके यहाँ, और मतलब जो फिल्मों में भी लिख रहे हैं, और गाएंगी लता या आशा, इन दोनों में से कोई एक, तभी इसी शर्त पे करूँगा। तो एक मूवी आई थी और प्यार करो, आओ प्यार करें या आओ प्यार करो, ऐसे कुछ। तो उसमें उन्होंने धुन सुनाई, सारी धुन पे जावेद अख्तर ने लिख दिया था गाना, एक धुन बची थी। तो उन्होंने जावेद साहब को कहा कि जावेद साहब ये धुन तो मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन इस पर आप लिख नहीं पाएंगे, ये बहुत टेढ़ी धुन बना दी है मैंने, और अगर मेल में होता तो मैं ही गाता इसे, लेकिन मैंने लाहौर में बहुत लोगों से लिखवाया लेकिन नहीं लिख पाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप लिख पाएंगे, तो अगर आप धुन सुन लीजिए, अगर आप लिख दें तो, और आप लिख भी देंगे तो साला इसको गा नहीं पाएगा कोई। तो जावेद साहब कहते हैं कि ये तो भाई मेरी प्रेस्टीज पे आ गया, कि ऐसा क्या कर दिया भाई कि हम नहीं लिख सकते। तो जावेद अख्तर ने कहा एकदम ईगो पे लेके कि भेजिए मुझे धुन दीजिए, मतलब वो तो गाने लिखने में माहिर आदमी, पीक पे थे अपने गाने लिखने में, साला ऐसा क्या धुन बना दिया आपने। तो जावेद साहब कहते हैं कि वो कैसेट लेके मैं घर गया, कैसेट पे धुन मिलती थी उस टाइम, प्ले किया, साला धुन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी एकदम कि इसमें वर्ड कहाँ से फिट करे यार, वर्ड की जगह ही नहीं छोड़ी इस आदमी ने। कह रहा है कि मैंने बहुत सबसे मेहनत लगा के मैंने वो गाना लिखा, वो गाना जब मैंने लिख दिया,
उनको सुनाया, नुसरत साहब को दिखाया। अब मतलब उन्होंने कह रहे हैं मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया था, मतलब जितना मैं दे सकता था। नुसरत साहब को दिखाया तो नुसरत साहब ने कहा कि भाई आपने तो कमाल कर दिया यार, इस पे लिख दिया, बहुत अच्छा लगा ये गाना, तो अब इसको गाएगा कौन? तो आशा भोसले बैठी हुई थी, तो उनको सुनाया, म्यूज़िक सुनाई। तो आशा भोसले के चेहरे पे जावेद साहब बताते हैं कि एक रंग आया और चला गया। मतलब उनको ये लगा कि ही इज चैलेंजिंग मी, मतलब इतनी टेढ़ी धुन मुझे सुना रहे हैं। आशा भोसले ने एक बार सुना, 2 बार सुना और सीधा माइक पे गई रिकॉर्डिंग करने। एक टेक में गाना ऐसा गाया, नुसरत साहब ने अपना सर पकड़ लिया कि ये क्या जादू देखा मैंने अभी। मतलब मेरे बताते हुए रोंगटे खड़े हो गए कि तुम ही उस्ताद नहीं नुसरत। हाँ, कह रहे हैं कि भाई ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया ये। कौन सा गाना था? एक गाना है कि थोड़ा सा पगला थोड़ा सियाना, अच्छा, ये गाना है। ज्यादा ही टेढ़ा था। अरे इसके लिरिक्स मैं सुने यार, ये किस्सा सुनने के बाद वाकई में बहुत टेढ़े हैं इसके। भैया मतलब मुझे धुन भी ये है। लगता है एआई का भी जमाना है भैया, तो एआई का ही जमाना है। एआई का ही जमाना है अब। तो हमने भी सोचा कि एआई से पूछें कि आशा भोसले के कौन से उसके 3 पसंदीदा गाने। तो मैं यहीं आपके सामने 2 एआई से, हम अलग अलग एआई से पूछेंगे, देखेंगे कि कौन सा बढ़िया है, या फिर दोनों का इवैल्यूएशन करते हैं। तो अभी हम जेमिनी से पूछ रहे हैं। जेमिनाई होता है, जेमिनी होता है, जो भी होता है। जो भी होता है। कहा भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ क्या हाल है? सब बढ़िया? सब बढ़िया। मुझे आपके पसंदीदा आशा भोसले के 3 गाने बताइए। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन अगर मुझे 3 चुनने हो तो मैं कहूँगा दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने दिल को, और इन आँखों की मस्ती के। ये तीनों अपने आप में बहुत अलग हैं। क्या आपके पसंद? बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे। बस काफी। जेमिनाई तो पास हो गया भाई। हाँ। क्या ये बढ़िया। सुन रहा था क्या हमारी बात है तब से? तब से हमारी बातें इन आँखों की मस्ती में के लिए तो अरे। इनको वो मिला, नेशनल अवार्ड भी मिला था। क्या बढ़िया उमराव गाने जहाँ। बताए। अब चैट जीपीटी से भी पूछते हैं। हेलो, कैसे हो? आपका दिन कैसा जा रहा है? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद पूछने के लिए। मेरा दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है। आपका दिन कैसे बीत रहा है? दरअसल मेरे मन में एक सवाल था। आशा भोसले जी का हाल ही में देहांत हुआ। आप अपनी पसंद से उनके 3 गाने बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर बताती हूँ। मुझे गोरी तेरा गाँव, लग जा गले और दिल चीज़ क्या है बहुत अबे लग पसंद जा है। गले तो उनकी लता आवाज़ मंगेशकर में का जो जादू था वो वाकई कमाल का था। अरे मगर लग जा गले तो लता जी ने गाया है। क्या हो गया बाबू? चुप। चुप हो गए। लग जा गले तो लता जी ने गाया है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लग जा गले तो लता जी का ही गाना है। मैं थोड़ा गड़बड़ा गई थी। अच्छा, अब मैं कुछ और बताती हूँ, जैसे पिया तो अब तो गा आजा और चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ये दोनों भी उनके बहुत मशहूर गाने हैं। ये इसे जेमिनाई से पूछ लिया। जेमिनाई ने आपसे अच्छा उत्तर दिया है। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा जवाब देती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हम दोनों मिलकर गानों को लेकर अलग अलग नजरिए से बात कर पा रहे हैं। नहीं, आपका अलग भी नजरिया नहीं, आपने भी उसका ही सुझाया अरे है। हाँ। हालांकि वो गलत नहीं थी, उसने सब सही बोला था, आपने गलत बोल दिया। अब भाई मुकदमा करोगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई, गलती मेरी थी और मैं सुधार लेती हूँ। शुक्रिया, आपने ध्यान दिलाया। और हाँ, मैं ज्यादातर उनके क्लासिक गानों में भरोसा रखती हूँ, जैसे चुरा लिया है तुमने वगैरह। चलो ठीक, वगैरह नहीं है, वो अच्छा गाना है। ठीक है, बाय। क्लासिकल नहीं है वो। भाई भाई जेमिनाई ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बड़ा अच्छा क्या 3 गाने। अच्छा, जेमिनाई का बढ़िया काम है। म्यूजिक टेस्ट अच्छा है। म्यूजिक टेस्ट अच्छा है। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है आशा जी का? आशा जी का तो यार मैंने नाम भी लिया था, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए। यार क्या मतलब, ऐसा सुनता हूँ लूप पे, मेरे साथ मोस्ट प्लेड में भी होगा। बहुत अच्छा गाना है। और उनका ये हंगामा हो गया भी बहुत मुझे पसंदीदा है। एक मुझे उनकी मैंने वो होठों से सलोना सा सजन है और मैं हूँ। हाँ यार, क्या बढ़िया गाना है। और मुझे तो मेरा फेवरेट गाना, मतलब हर तरह से, हर डायमेंशन से अगर देखा जाए, तो वो है अभी न जाओ छोड़कर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का। मतलब उसमें एक पूरी पोइट्री है, पूरा मतलब बेस्ट म्यूजिक मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम कंपोज हुआ था। बेस्ट लिरिक्स उस वक्त लिखे गए थे और बेस्ट सिंगिंग एबिलिटीज उसी टाइम जाहिर हुई थी। और क्या परफेक्ट गाना है, क्या बढ़िया। मतलब हर पैरा में ये है कि पहले वो कन्विंस करता है कि मैं नशे के घूंट पी तो लूँ, ये तो कर लूँ, तब चले जाना। फिर वो कहती है अभी मैं रुक गई अगर तो जा ना पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा के दिए अभी नहीं भरा। फिर वो लास्ट में कन्विंस करता है कि
बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। मोहब्बतों की राह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। क्या बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। ये शेरों की बात कर रहे थे, आपको कैसे शेर पसंद है? मुझे यार ऐसा नहीं है कि कोई टाइप नहीं है जैसे कुछ तो होता होगा कि एक पसंद होती है, ऐसे शेर पसंद यार। है? मुझे वैसे शेर बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जिनमें कैफियत होती है और जिनके अंदर ऑनेस्टी दिखती है। मतलब कि ना कोई ब्लैक एंड वाइट वाले नहीं पसंद मुझे, कि वो बेवफा थी और मैं ही अच्छा आदमी था, या मतलब मैंने ही सच बोला जमाना झूठा था। इस टाइप के जो होते हैं ना, खुद को एक पेडेस्टल पे सेट करना, या कि मैं तो इसलिए हारा कि मैं गरीब था, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता ऑनेस्ट, हाँ भले ही वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक ही क्यों ना हो। जैसे शारिक साहब का शेर है कि झिझकता हूँ उसे इल्ज़ाम देते, हाय हाय कोई उम्मीद अब भी रोकती है। क्या बात है। मतलब इसलिए झिझक रहा हूँ कि कोई उम्मीद है, क्या बात है। वरना इल्ज़ाम तो रखा हुआ है। शायर ऑनेस्ट हो जाए एकदम, हाँ, जो honest। बात है एज इट इज बोल दे कि भाई ऐसा है तो ऐसा है। मतलब कि रात के अंधेरे में जो आप खुद से बातें करने में डरते हो, हाँ वो अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हो, तो मुझे वो बेस्ट आर्ट लगता है। हो और सकता है आर्ट कि तो है वही। क्राफ्ट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका जो कंटेंट है ना, उसमें अगर ये है, ऑनेस्टी है, रियलिटी है, तो मुझे बेस्ट लगता है, सही है। क्योंकि वही रिलेटेबल है लास्ट में। मतलब जो सिंसियर रीडर है, रिलेटिविलिटी होनी जो चाहिए। ऊपर ऊपर से पढ़ के जाता है, उसके लिए तो सारी बातें ही हैं कि वो तो चांद जैसी थी, और तो मतलब ये इसको जस्टिफाई अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप अपने हर एक वर्ड को जस्टिफाई करें। भाई अगर मैं आपको पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लगे कि मैं आपसे ही मुखातिब हूँ, मैं हाँ। आपकी बात इसमें देख पा रहा हूँ, या आपको देख पा रहा हूँ हाँ, छज्जे पे बैठे हुए, रात को बैठे हुए, या फिर परेशान होते हुए या खुश होते हुए। जैसे जॉन साहब के साथ यही तो, जॉन हाँ, साहब को हाँ, पढ़ते तो बिल्कुल। लगता है कि यार ये आदमी बहुत परेशान है इस वक्त पे, जिस टाइम पे वो शेयर कह रहा है। मतलब लगता है टॉपिक मुखातिब है बड़ा उनके ना साथ। हो जाए बात से। जैसे एक शेर है, ये पानी खामोशी से बह रहा है, वाह वाह वाह, इसे देखें कि इसमें डूब जाएं, अहमद मुश्ताक साहब का। क्या बात है। कुछ शेर ऐसे होते हैं जिनको सोच के आप ऑ में पड़ जाते हैं, जो अंग्रेजी का AWE वाला है ना, कि साला ये क्या सोच लिया, ब्रिलियंस। लेकिन एक कोई दूसरे कैटेगरी के शेर वो होते हैं जो आपके रोए खड़े कर देते हैं और दिल धड़का देते हैं। बिल्कुल। ओह, मतलब निढाल एक हो जाता है, ओह क्या कह दिया। तो वो उस तरह के शेर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक उनका शेर है जमाल अहसानी का कि दवाओं से मेरी हालत ख़राब होती है, इलाज से मेरी सेहत ख़राब होती है, ये कारे इश्क है या लम्हा भर की गफलत से तमाम उम्र की मेहनत ख़राब होती है। हाय हाय, क्या बात है। जमाल अहसानी तो बहुत ओम में डालते हैं, बहुत सारे शेर ऐसे हैं भैया। जमाल अहसानी तो एफर्टलेस ब्रिलियंट शायर है। मैं तेरी याद दहानी के सिवा कुछ भी नहीं, वाह वाह वाह, तू मेरी खोई निशानी के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, जितने चेहरे हैं वो मिट्टी के बनाए हुए हैं, क्या बात है। जितने चेहरे हैं वो मिट्टी के बनाए हुए हैं, जितनी आंखें हैं वो पानी के सिवा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। जो उतरता है वो बहता ही चला जाता है, वाह। जो उतरता है वो बहता ही चला जाता है, गोया दरिया में रवानी के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही बशीर बद्र साहब के साथ उनका एक शेर भैया मुझे इतना अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि सवेरे मेरी इन आँखों ने देखा, सवेरे मेरी इन आँखों ने देखा, खुदा चारों तरफ बिखरा पड़ा। क्या बात है, क्या बात है। बशीर बद्र के तो इतने प्यारे प्यारे शेर है ना, कितने सारे। कई अजनबी मेरी राह से तेरे नाम के यूं गुजर गए, जिन्हें देख कर ये तड़प हुई तेरा नाम लेकर पुकार लो। सभी के सामने बाहों में आके खो जाना, सभी के सामने बाहों में आके खो जाना, फरिश्तों जैसी ये मासूमियत हवस की नहीं। हाय हाय हाय। एक उनका शेर है कि उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफर कहाँ है। हाय 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 हाय। वाह वाह। उसी मकाम पर कल मुझको देखकर तन्हा बहुत उदास हुए फूल बेचने वाले। मुकद्दरों की लकीरों से मात खाई गए, हम एक दूसरे का हाथ चूमने वाले। जमाल अहसानी तो एक उनका शेर है कि जमाल साहब का, थकन बहुत थी मगर साया शजर में जमाल, क्या अच्छा शेर है। मैं बैठता तो मेरा हम सफर चला जाता। क्या बात है, क्या बात है। भैया आपको एक गजल। अच्छा अपने भैया गजल के बाद वो नज्म जरूर सुनाइएगा, वो मुझे बहुत। क्या उन्वान है उसका? तेरी तलब का सबब इंतजार नज्म। तो मैं दो शेर सुनाता हूँ, बिल्कुल ताज़ा शेर है कि छलक गई मेरी आंखें मगर बहुत खुश हूँ, छलक गई मेरी आंखें मगर बहुत खुश हूँ, किसी के साथ तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। और जो मैंने रियलिटी की बात की थी, वो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने शेरों में भी वो रख सकूं कि छलक गई मेरी आंखें मगर बहुत खुश हूँ,
किसी के साथ तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, हाँ बिछड़ के मुझसे यकीनन उदास होगा वो, हाँ बिछड़ के मुझसे यकीनन उदास होगा वो, मैं अपने दिल में यही सोचकर बहुत खुश हूँ। क्या वाह, बात है, वाह, वाह 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 क्या वाह। बात है भैया, वो नज्म सुना दीजिए नज्म प्लीज, का- वो तो फेवरेट है। आए हाय अरे नज्म क्या कहने। नज्म का उन्वान है इंतजार, कि तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं, वाह वाह कि तुझसे राब्ता मेरा जरूरतन तो नहीं, वाह मैं ढूंढता था शजर आसमां के होते हुए, वाह तेरे फिराक में था दो जहां के होते हुए, वाह जब आशना थी मोहब्बत की हर गली मुझसे, मैं जिंदगी से बहुत खुश था जिंदगी मुझसे, वाह जब एहतराम किया करती थी सबा सबा मेरा, मेरा। बहार खोज लिया करती थी पता आय मेरा, हाय। वाह जब आंसुओं को मयस्सर हजार शाने थे, जब इंतजार न करने के 100 बहाने थे, वाह तेरी उम्मीद पे दिल बेकरार तब भी था, यकीन कर के तेरा इंतजार तब भी था। वाह। क्या बात क्या है, बात वाह है, वाह बहुत वाह शाबाश। वाह वाह। कुशल भाई कोई कुछ सुना हाँ दो आप कुशल भाई। कुछ शेर कुछ पुराना सुनाता हूँ भैया। हाँ जिस्म कैद करती है वो जान छोड़ देती है, वाह वाह जिस्म कैद करती है वो जान छोड़ देती है, वाह मूल मूल रखती है लगाम लगाम छोड़ छोड़ देती देती है। वाह है। वाह वाह जाने जा तुझे पता नहीं महाज इश्क में, बेवफाई होंठ पर निशान छोड़ देती क्या है। बात है। वाह जाने जा तुझे पता नहीं महाज इश्क में, वाह बेवफाई होंठ पर निशान छोड़ देती है। कैसे हम परिंदों को शिकारी का पता लगे, वाह कैसे हम परिंदों को शिकारी का पता लगे, तीर छोड़ते ही वो कमान छोड़ देती है। क्या क्या बात बात है। क्या बात है क्या अमन बात भाई है। कुछ मैं सुनाता हूँ एक नज्म है भैया कि मैं इस किनारे से उस किनारे को देखता हूँ तो सोचता हूँ, वाह। अगर किसी दिन कोई कबीला नहर के रास्ते हाँ। हमारी बस्ती पे वार कर दे तो सबसे पहले कहाँ छुपूंगा। आय हाय हाय हाय। हमारे जैसों का दुख अलग है कि हम वही हैं अदालतों में जो डर के मारे गवाही देकर पलट गए थे। आय। हम ही तो हैं वो जो जंगे प्लासी नवाब खेमे से हट गए थे। हाय हाय हाय। हम ही ने मिर्जे के तीर तोड़े, हम ही ने मीरा को विष दिया था, हम ही मोहब्बत की जंग में थे, हमें ही बुज़दिल कहा गया वाह था। वाह वाह। मैं इससे पहले कि इस कलाई को लाल गंगा से सुर्ख कर दूं, क्या बात है। कोई तो बोलो वो गई नहीं है, कोई तो बोलो हमारी नहीं है। आय हाय। वाह वाह वाह। क्या कहने, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों ये है शायरी का सिलसिला चलता रहता है। आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को अरेंज करने के लिए, शूट करने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, तो एक बार पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और फिर मिलेंगे चलते ही चलते। आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, अपनी कविता भेजना चाहते हैं, किसी भी तरह से इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो kalmshow@खबरगांव.com kamshow@खबरगांव.com पर हमें मेल कर सकते हैं। अगली बार तक मिलते हैं, फिर मिलेंगे चलते ही चलते। धन्यवाद।